आरडीजी जो है ये कोई केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं है। ये संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उन स्टेट को देना ही पड़ता है जो स्टेट बहुत पिछड़ी हुई स्टेट की। जो केंद्र सरकार बीजेपी की है वो ओपीएस के एकदम विरुद्ध है। कहीं ना कहीं बीजेपी उस मौके की तलाश में थी कि हम किसी तरीके से फाइनेंशियल रूप से दंडित करें स्टेट को। ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिटिकल एनिमिटी के कारण जो है सेंटर से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे और सरकार गिरा दी जाए। नमस्कार, मैं ध्रुव गर्ग। आज प्रहरी की तरफ से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारा जो नया सीरीज़ शुरू हो रहा है आपका हिमाचल का पहला एपिसोड आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और आज हमारे लिए पहले एक और सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले अतिथि हमारे साथ डॉक्टर राजीव मेजर हैं, जो बहुत डिफरेंट डायमेंशंस में काम करते हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के पर्सन हैं। स्टूडेंट लीडर यूनिवर्सिटी में होने से लेके एक बहुत बढ़िया प्रोफेसर और अब एक बहुत बढ़िया एनजीओ को चलाने वाले शख्सियत के मालिक हैं। इनको पहले ही टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे उसमें इनवाइट करने का जो रीज़न था वो ये था कि ये ज़मीन से भी जुड़े हैं और पूरी फाइनेंस और कॉमर्स की समझ भी रखते हैं, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं और जन साधारण की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो वेलकम डॉक्टर साहब टू आवर शो। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम पिछले कुछ दिनों से एक बहुत न्यूज़ सुन रहे हैं कि हिमाचल को आरडीजी ख़त्म कर दिया, या कभी सुक्खू जी बोलते हैं कि हिमाचल के लिए फाइनेंशियल लॉस है, कभी ऑपोजिशन बोलता है कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि आरडीजी क्या है। तो आज जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा लोगों को बताएं कि आरडीजी क्या है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो बीच बीच में हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं जिनके प्रश्न मैं उठाता रहूँगा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आरडीजी एक्चुअली क्या है। धन्यवाद गर्ग जी। मैं सबसे पहले प्रहरी अभिलेख के माध्यम से सबको अभिवादन देता हूँ। जहाँ तक आरडीजी का सवाल है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है आजकल और इस पर राजनीतिक गलियारों से लेकर गांव तक चर्चा होती है। आरडीजी वास्तव में क्या है कि आज़ादी के बाद 1960 के दशक में जब हमारा देश प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ रहा था, हमारी इकॉनमी आगे बढ़ रही थी, उस समय एक समस्या केंद्र सरकार को नज़र आई कि हर जो स्टेट है हिंदुस्तान में उसकी प्राकृतिक और भौगोलिक कंडीशन अपनी अपनी है जी। और कई स्टेट ऐसी हैं जो बहुत कम इंडस्ट्री डेवलप्ड हैं, जहाँ तक उनके पास एग्रीकल्चर की भूमि भी बहुत सीमित है। उनमें से हिमाचल प्रदेश भी एक है। हिमाचल प्रदेश जब 1956 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ और उसके बाद 1971 में इसे पूरा संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तब से लेकर आज तक इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रही। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे अभी 2023 में फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया कि हमारी कुल भूमि का 68.16% जंगल है और इस 68.16% में भी 23.99% वो एरिया है जहाँ पूरी तरह से वृक्ष लगे हैं। तो हमारी एग्रीकल्चर भूमि सीमित है, हमारे यहाँ पे नदियाँ नाले हैं, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकी। तो ऐसी स्टेट्स के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो इनकम से बहुत ज़्यादा अधिक होता है जी। तो 60 के दशक में संविधान में एक प्रावधान किया केंद्र सरकार ने आर्टिकल 275(1) के अंतर्गत कि इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल ग्रांट दी जाएगी। ये जो वित्तीय घाटे का बजट पेश किया जाता है, उस घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है, जिसे हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कहते हैं जी। और ये हिमाचल प्रदेश को मिली है 2026 तक और ये कुल मिली है 37,199 करोड़ रुपया,
जी। तो अब ये अचानक से बंद कर दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल को वायलेट भी किया है और ये किसी पॉलिटिकल एनिमिटी से किया है। तो ये बैकग्राउंड है हमारी ग्रांट जो डेफिसिट रेवेन्यू की है। जी डॉक्टर साहब, अब जैसे ये चर्चा का विषय बना है तो हर गलियारे में इसकी बात हो रही है। तो जैसे मैं बात कर रहा था, हम अगर इसको थोड़ा और समझना चाहें तो जो तर्क है सेंटर का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या जो उनके नुमाइंदे हैं, एमएलएज हैं, कि देखो जी स्टेट को सेल्फ सफिशिएंट होना ही चाहिए और ये पहले से ही पता था, तो वो किस हद तक सही है हिमाचल जैसे स्टेट के लिए जहाँ पे एरिया करीबन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन 70 लाख की है। तो क्या जब ये प्लानिंग कमीशन ऐसी डिस्कशंस या ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि आरडीजी बंद कर दो, तो उनकी क्या कंसिडरेशंस रहती होंगी, या ये ज़्यादा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है या ये ज़्यादा एक जो विकसित भारत की तरफ कदम है उस तरह देखा जाना चाहिए? देखिए, आरडीजी जो है ये कोई केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं है। ये संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उन स्टेट को देना ही पड़ता है जो स्टेट बहुत पिछड़ी हुई स्टेट्स है। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि 2022 में जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उस सत्ता परिवर्तन में जब बीजेपी की हार हुई तो मुख्य मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश में आया था वो था ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम। और एक विश्लेषण है कि 10 से 15% वोट शिफ्ट हुए कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि उन्होंने ओपीएस देने का प्रॉमिस किया था। जबकि जो केंद्र सरकार बीजेपी की है वो ओपीएस के एकदम विरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उस मौके की तलाश में थी कि हम किसी तरीके से फाइनेंशियल रूप से दंडित करें स्टेट को। जी। तो उन्होंने यहाँ इस हद तक चले गए कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को भी वायलेट कर दिया और पॉलिटिकल एनिमिटी के कारण ये सारे का सारा जो ग्रांट थी ये बंद कर दी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें, क्योंकि जिम्मेवारी संघीय ढांचे में एक जिम्मेवारी होती है केंद्र सरकार की कि उसे देखना होता है कि कौन सी स्टेट के लिए अनुदान देना आवश्यक है। जी। वो देखा जाता है कि वो स्टेट इंडस्ट्री कितनी आगे है, वहाँ की कृषि भूमि कितनी है, उसके अपने संसाधन कितने हैं। तो सेल्फ सफिशिएंट का जो लॉजिक दिया जा रहा है ये आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक हर स्टेट हिंदुस्तान में बराबर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो उठता है, क्योंकि जब हम अपनी रिसर्च कर रहे थे कि ये शायद पॉलिटिकल एनिमिटी ना होके एक डिसीजन है फाइनेंशियल कमीशन का, क्योंकि उन्होंने इस प्रावधान में सारे स्टेट्स जितनों को भी आरडीजी दी जाती थी उन सबको बंद कर दिया। तो ये किस हद तक हम ये बोल सकते हैं कि हिमाचल को दंडित किया गया? देखिए, अगर सारी स्टेट्स की आरडीजी बंद कर दी है, वहाँ पे भी कम से कम केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि सभी स्टेट्स की इकॉनमी बराबर है नहीं, सबके अपने अपने सीमित साधन हैं। और जहाँ तक खर्चों की बात भी है, जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ पे अगर कोई आप काम करते हैं तो उसकी कॉस्ट उन स्टेट से जो कि समतल स्टेट्स हैं 3 से 5 गुना बढ़ जाती है। जी। फॉर एग्जांपल, यदि आपने पंजाब में कोई सड़क बनानी है तो पंजाब में उस सड़क का खर्चा यदि 28 करोड़ है तो हिमाचल में वही खर्चा जाकर के 84 करोड़ के करीब बैठता है ये। जी। और दूसरी बात ये कि क्वेश्चन ये नहीं है कि सारी स्टेट्स का बंद कर दिया, क्वेश्चन ये है कि कम से कम केंद्र सरकार को इक्वली डेवलप करने के लिए हर स्टेट का अलग से विश्लेषण करना चाहिए था। या तो फिर वो आर्टिकल 275 को ख़त्म कर दें, एबलिश कर दें उसको, उस पर बाकायदा चर्चा कराएं पार्लियामेंट में। तो हर स्टेट की अपनी कंडीशन है। हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी पिछले दिनों एक आपदा आई, बाढ़ के कारण ही 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जी। अब केंद्र सरकार ने उसके बदले हमें दिया कितना, वो सब लोग जानते हैं कि वो पूरा नहीं दिया गया। तो यहाँ पे बाढ़ें आती हैं, यहाँ पे क्लाइमेटिक डिजास्टर्स होते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का खर्चा, जल पूर्ति करने का खर्चा, यहाँ पे बिजली बनाने का खर्चा पंजाब और हरियाणा के कंपैरेटिवली बहुत अधिक है। जी। तो जहाँ पे खर्चा ज़्यादा होगा, साधन सीमित होंगे, वहाँ पे जो है बजट में रेवेन्यू डेफिसिट होगा ही होगा।
तो किसी स्टेट को सेल्फ रिलायंट करने के लिए केवल केंद्र के फैसले निर्धारित नहीं करेंगे कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए। वो केंद्र को देखना पड़ेगा कि क्या कैपेसिटी है भी उस स्टेट की कि वो सेल्फ रिलायंट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी वो समय नहीं आया कि हिंदुस्तान में सारी स्टेट्स को आप एक नज़र से देखें जी। अभी लोगों की इक्वलिटी में भी पूरी तरह इक्वलिटी भी पूरी नहीं हुई और स्टेट में भी यही फ़र्क है। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे हमारे सीएम भी बार बार बोलते हैं और वो आपदा के टाइम भी देखा गया कि हमारा ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है वही एक मत नहीं हो रहे हैं, वो सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं, पर हिमाचल एज अ स्टेट और यहाँ के लोगों के लिए एक मत नहीं होने की वजह से हमको हमारे ड्यूज शायद नहीं मिल रहे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारी रिसर्च से हमको ये पता चला कि अभी जो आपदा हुई पिछले 3 साल में बाढ़ से, जो वो सारी दुनिया को पता है, तो सेंटर से हमको सिर्फ 1800 करोड़ और 300 करोड़ एक बार मिला, वो भी अभी पूरी तरह रिलीज नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि तथ्य दोनों रखना चाह रहे हैं, बट इसका अल्टीमेट लॉस कहाँ हो रहा है और ये किस तरह से इनको आगे का रास्ता तय करना चाहिए? देखिए गर्ग जी, हमारे देश की राजनीति की विडंबना ये है कि यहाँ पे राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी राजनीतिक पार्टियों को कुल देवी की तरह मानते हैं, उसके हुक्म की तरह मानते हैं। वो जनता के हित में बात कम करके अपनी राजनीतिक पार्टी के हित में बात ज़्यादा करते हैं। मेरा भी विरोध हो सकता है सरकार से कुछ मुद्दों पे, लेकिन जब हिमाचल की बात आती है, हिमाचल की जनता की बात आती है, तो हमें वो पक्ष लेना पड़ेगा जो हिमाचल के हित में है। जी। अब यहाँ तक हमारे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि हमारी पूरी ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। ये इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि अब फैसला केंद्र सरकार का है, तो एक डर का भाव जो है शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हो कि यदि वो इस फैसले में हिमाचल का समर्थन करेंगे तो कहीं ये ना समझा जाए कि वो हिमाचल की सरकार का समर्थन कर रहे हैं, और हिमाचल की सरकार का समर्थन करने का मतलब वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारे समाज में हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमें जनता के हित, अपनी सरकार के हित और ख़ास करके प्रदेश के हित जो हैं उनको सम्मुख रख के हमें बात करनी चाहिए। और बीजेपी के जितने भी एमपी हैं या एमएलए हैं, उनको भी मैं समझता हूँ इस मौके पे हिमाचल का साथ देना चाहिए और बात करनी चाहिए। उनके अपने सोर्सेज हैं बात करने के, उनकी बात वहाँ पे मानी जाती हैं। बहुत बड़े बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में हैं, वो बात करें कि भाई आप हिमाचल के हित में सोचिए, सरकार किसकी है किसकी नहीं उसको आप छोड़ दीजिए। तो मैं समझता हूँ सारी ऑपोजिशन पार्टी को इकट्ठा होकर के, अब जैसे मैं कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ नहीं, लेकिन इस मुद्दे पे कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि कोई आंदोलन करती है तो हम उसके साथ हैं, हम साथ चलेंगे। तो इस विषय पर इसी ढंग से, इसी नज़रिए से सोच करके हम हिमाचल के हित उसको साथ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज का ये ख़त्म तो नहीं हो सकती है डिस्कशन, पर आज के इस हमारे इंटरेक्शन का एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसका मेरे को लगता है कि मैं भी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ और बहुत से लोग जो इसको देखेंगे वो भी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आरडीजी इम्प्लीमेंट हो जाता है विड्रॉल, और ये जो एड 5-6 हज़ार करोड़ की हिमाचल को मिलती थी एनुअली, जो रफली हम बोल सकते हैं 400-500 करोड़ रुपया महीना होगी, तो उसका इम्पैक्ट आम जनता पे क्या होगा? देखिए, आम जनता पे ये इम्पैक्ट होगा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट था उसको पाटने में, उस खाई को पाटने में वो सरकार को मदद करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्चा जो है जितना सरकार चाहती है उतना कर सकेगी। और जो सोशल सिक्योरिटी लोगों को दी गई है, खास करके ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो भी अनुदान में से बहुत हद तक पूरी होती थी, उसको भी सरकार दे पाएगी। और जहाँ तक रोज़गार के सृजन का सवाल है, वो भी तभी होगा यदि आपके कंस्ट्रक्शन के और सृजन के कार्य होंगे तो। तो मैं समझता हूँ इवन वेजेस की और सैलरी की और पेंशन की भी प्रॉब्लम जो इनको आएगी, तो यदि पेंशन नहीं मिलेगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, यदि आप रोज़गार का सृजन नहीं करेंगे, यदि आप सोशल सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो नुकसान किसको है? लोगों को नुकसान है। तो यदि इन सबको आपने पूरा करना है तो फिर आपको इस अनुदान की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ ये देने से हिमाचल की सरकार के साथ साथ लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि खतरा आज लोगों के सेल्फ रिलायंट होने को हो गया है
कि जो थोड़ी बहुत हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई थी उसको भी जो है ख़त्म करने की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जनता को तो फ़ायदा होगा ही, अगर सरकार अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधार ले तो ये काफ़ी बड़ा अनुदान होता है लोगों के हित में। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आरडीजी विड्रॉ हो जाती है तो ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं ये बंद हो सकती हैं? बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा इन पे, पेंशन्स पे इफेक्ट होगा, पेंशन पे इफेक्ट होगा। इवन जो अभी गवर्नमेंट के सामने हिमाचल प्रदेश के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने जो डाटा रखा है वो डाटा तो इतना खतरनाक है कि सरकार चल ही नहीं सकती, और ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिटिकल एनिमिटी के कारण जो है सेंटर से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे और सरकार गिरा दी जाए। अब ये पता नहीं इस हद तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन पीछे मोटिव कुछ ऐसा ही लग रहा है। एकदम से किसी स्टेट की इकोनॉमी को जानबूझ करके खराब कर देना, शैटर कर देना, वो जो तरीका गलत है। तो मैं समझता हूँ कि ये अनुदान जो है दोबारा से इसको रिस्टोर करना चाहिए, और ताकि हिमाचल जो है, हिमाचल की जनता परेशान ना हो। जो थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है, हमारी रोजी रोटी के जो सवाल हैं वो थोड़े बहुत जो हल होते हैं इस अनुदान से कम वो होने चाहिए। यदि ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलेगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, यदि आपकी और कंस्ट्रक्शन के काम नहीं होंगे, जल पूर्ति नहीं होगी, आपकी बिजली पूरी नहीं होगी, तो नुकसान जनता का है। विचार करने वाली बात यह है कि अब ये प्लान्ड था या नहीं था, ये इंटीमेटेड था या नहीं था, जो ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा देती थी हिमाचल को, वो विड्रॉल पहले से इंटीमेट किया गया था या नहीं किया गया था। पर एक बात तो श्योर है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर देते हैं कि वहाँ पे 2000 लोग एम्प्लॉयड हैं, क्या वो हिमाचल के लिए ये संशोधन नहीं कर सकते कि ये टेपरिंग ऑफ से ही जाए, एकदम ना जाए? इस सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप इस पे विचार करिए, क्योंकि ये हमारे आपके हिमाचल के फ्यूचर और हमारी वेलफेयर की बात है। धन्यवाद।